कोई दिक्कत नहीं भाई, आवाज आएगी। हाँ, तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है दोस्तों, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एक चाणक्य ऐप है जिसपे आपको सारी पीडीएफ, आपको थ्योरिकल कंसेप्ट वाइज आपको हर एक मैटर दिया जाएगा। उसके लिए आपको एक चाणक्य एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। दो बातें, आपको आवाज नहीं आई तो दो बातें सुन लो, आपको पीछे क्या बताया गया। तो क्लास नोट्स की आप पीडीएफ ले सकते हो, हर एक सब्जेक्ट के आपको एक्सेप्टेड PYQ क्वेश्चन मिलेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वही मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दिए गए सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कोई भी आप चाहते हो तो कुछ पीडीएफ फ्री भी रहती है और कुछ पीडीएफ का पेड भी रहता है। दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, हमारे फेसबुक पेज भी है, तो आप सभी को ज्वाइन करें दोस्तों। तो बढ़ते अपने आज के पहले क्वेश्चन पे, और धमाकेदार क्वेश्चन क्या दिया गया देखिए भाई साहब। पेपर में पक्का छपेगा दोस्त, अभी बता रहा हूं आपको, पेपर में पक्का छपेगा। ये लो भाई साहब, आप बोलते ना गुरुजी अब की बार तो नैया पार हो जाएगी, ये लो भाई अब की बार तो नैया पार करनी है। ये भाई साहब मैंने आपके सामने लिख दिया 100% पेपर में छपेगा। आपने बहुत आराम से प्रश्न को पढ़ा है। किताब उल हिंद, नाम तो सुना होगा, किताब उल हिंद, अल हिंद, उल हिंद नामक जो पुस्तक है दोस्तों, ये किस भाषा में लिखी गई है? फटाफट से कमेंट करें भाई साहब, फटाफट से कमेंट करें दोस्तों। हाँ, अल बरूनी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है और उस पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद, जो 1030 में लिखी गई, 1030 ईस्वी में लिखी गई दोस्तों। ये आपको ध्यान देना है, अल बरूनी, ठीक ना। और अल बरूनी किसके समय भारत आया था? फटाफट से सारे व्यक्ति कमेंट करके बताओगे। और अल बरूनी जो किताब लिखी है, यानी कि इसके मतलब इसका जो अर्थ होता है उसे बोलते हैं भारत के दिन, भारत के दिन। तो कई बार क्या होता है, इसका पूरा नाम नहीं आता, आपको ये नाम दे देगा भारत के दिन नामक जो किताब लिखी गई है अल बरूनी 1030 ईस्वी में लिखी गई है। और 1030 ईस्वी किसका है? मोहम्मद गजनवी का अंतिम समय था भारत के शासन की ओर से, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना। और ये किस भाषा में लिखी गई? ये प्रश्न भाई पक्का पेपर में छपेगा, पक्का पेपर में छपेगा दोस्तों, अभी बता रहा हूं भाई साहब। हाँ ओके गुरुजी, अब दोबारा देखो, आवाज आ रही है क्या? हाँ आ गई आवाज, कोई दिक्कत नहीं, आ गई आ गई आ गई आ गई। चल चमेली बाजार में आ रही आवाज, बढ़िया आ रही है, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, ओके। ये प्रश्न तो पक्का आपके एग्जाम में छपेगा दोस्तों। और अभी बताता हूं, जहां तक जितने बच्चे आप तैयारी करो इस प्रश्न का जवाब गलत दोगे, जहां तक मेरा मानना है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एक तो फारसी लिखते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जो बच्चे फारसी सोच रहे हैं वो याद रखना, मुगल दरबारी यानी कि जो मुगल शासन था आपके, मुगल काल की दरबारी भाषा, मुगल काल की जो दरबारी भाषा थी ना, दरबारी, उस दरबारी भाषा का नाम था दोस्तों फारसी। क्या था? फारसी। लेकिन यहां पे अल बरूनी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई जिसका नाम क्या है? भारत के दिन, यानी कि भारत की स्थिति कैसी है, एक पुस्तक बताता है, किताब उल हिंद। और ये किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? ये लिखी गई आपके अरबी भाषा या उर्दू भाषा। अब बता दो भाई साहब किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? वेरी गुड भाई, सभी का जवाब अच्छा है। हाँ बिल्कुल सही है। जो एक प्रश्न पूछा था, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? तो ध्यान देना, ये आपके मोहम्मद या सुल्तान गजनवी के साथ ये भारत आया था दोस्तों। और ध्यान देना, इस अल बरूनी जो किताब लिखी है ये किस भाषा में लिखी है दोस्तों? ये अरबी भाषा में लिखी गई है। और एक आपको बात बताता हूं, यूएनओ संगठन सुना होगा आपने, यूएनओ की जो कार्यकारी भाषाएं हैं वो कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? 6 भाषाएं हैं। उन 6 में से शामिल कौन है? अरबी भाषा। मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा का नाम पूछे तो क्या बताओगे? फारसी। लेकिन मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर, और बाबर ने अपने जो बायोग्राफी लिखी है उसका नाम क्या आता है दोस्तों? तुजुक ए बाबरी। वो किस में लिखी है? तब आपका जवाब रहेगा तुर्की या उर्दू। अब बता दो क्या रहेगा, ठीक ना? वो लिखी गई है उर्दू में। किस में लिखी गई है दोस्तों? उर्दू में। तो यहां का जो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके अरबी। तो दूसरी बात और सुन लेना, किताब उल हिंद का जो अर्थ है शाब्दिक, उसे क्या बोलते हैं? भारत के दिन। और ये पुस्तक कब लिखी गई? तो आप बताओगे गुरुजी ये पुस्तक लिखी गई
30 ईस्वी में लिखी गई। ये किसके समय भारत आया था? तो अल-बरूनी किसके समय भारत आया था? तो सुल्तान गजनवी, वही सुल्तान है जिसे महमूद गजनवी के नाम से जाना जाता है। उस महमूद गजनवी ने भारत पे खूब सारे आक्रमण, खूब सारी लड़ाइयां करी। और ये कितनी बार लड़ाई करी थी दोस्तों? 17 बार। इसका शासनकाल पूछा जाए तो भारत में क्या रहा था? तो आपको जवाब देना है 1001 से लेकर 1030 तक या 1027 तक। अब बता दो भाई साहब, भारत में इसका शासनकाल की अगर बात की जाए तो 1027 में जाटों के साथ इसका अंतिम युद्ध होता है, और जाटों के युद्ध के बाद में इसकी कोई भी लड़ाई होती है तो भारत से जाना पड़ता है दोस्तों। हाँ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगले प्रश्न में क्या दिया देखिए, भारत के ताम्रपाषाणकालीन स्थलों में से निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करें। ये बलवंत सर का फोन बज रहा है। देखिए, भारत के ताम्रपाषाणकालीन स्थलों में से, संदर्भ में से, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अब ये ताम्रकालीन ये स्थल है, ये कौन कौन से हैं? एक दे रखा है अतीरगंज खेड़ा राजस्थान, रंगपुर गुजरात, हाँ चिराद बिहार, आहार राजस्थान। बहुत ही हार्ड प्रश्न दे दिया दोस्तों, टेक्निकल टीम हमारी मानेगी नहीं, पर ये प्रश्न अच्छा है, ये पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। बताइए दोस्तों, ताम्रकालीन अंतजीर खेड़ा, हाँ बिल्कुल सही भाई, अंतजीर खेड़ा ये आपसे संदर्भ में नहीं है। और ये कहां पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है एटा, और एटा कहां पड़ता है दोस्तों? यूपी में। अलेक्जेंडर कनिमिंग के द्वारा इसको खोजा गया था दोस्तों, ठीक है। और अगर एक बात से पूछूं, ताम्रकालीन का मतलब होता है जिसमें तांबे की धातु का प्रचलन ज्यादा हो। तांबा, तांबे की अगर बात की जाए जिसमें तांबे का प्रचलन ज्यादा हो। लेकिन आपने पढ़ा हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसे हम बोलते हैं कांस्यकालीन, कांस्यकालीन। तो कांस्यकालीन या कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है। बाकी की अगर बात की जाए तो ये सारे किस में आते हैं? आपके कांस्यकालीन। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दे, अकबर ने किस वर्ष में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब ये तीर्थ यात्रा कर समाप्त क्यों किया जा रहा है? तो आपने सुना होगा कि गुरुजी आमेर, यानी कि आमेर के राजा, आमेर के राजा, और आमेर के राजा का नाम था भारमल। क्या नाम था दोस्तों? भारमल। और भारमल की जो पुत्री थी दोस्तों, उस पुत्री का नाम था आपके हरकाबाई। क्या नाम था? हरकाबाई, जिसे किताबें या कई मास्टर क्या बोलते हैं? जोधाबाई। हालांकि जोधा जो बाई थी या जोधा थी वो जहांगीर की पत्नी थी, ना कि अकबर की। तो अकबर की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? हरकाबाई, जिसे बाद में अकबर ने एक उपनाम दिया जिसे मरियम नाम से पुकारा गया। किससे? मरियम नाम से पुकारा गया। बताते हैं कि अकबर यानी कि आमेर के राजा भारमल की पुत्री का नाम क्या है? हरकाबाई। इस हरकाबाई के साथ 1562 में अकबर का क्या कर दिया? विवाह कर दिया। और विवाह स्थल क्या था? राजस्थान की सबसे बड़ी झील सांबर झील के निकट इसका विवाह किया गया 1562 में। और 1562 में ही क्या होता है कि हरकाबाई नाराज होकर अपने क्षेत्र यानी कि आमेर वापस लौट जाती है, और उसको मनाने के लिए खूब सारे प्रयत्न करता है, जिसमें आपने सुना होगा कि सर ये 1562 में क्या करता है, 1563 में क्या करता है, और 1564 में ये क्या करता है। याद रखना, 1562 में जो यात्रियों से दूसरे जगह से ये यात्रा करते थे तो एक कर लगता था, उसे बोलते थे तीर्थ कर। क्या बोलते थे दोस्तों? तीर्थ कर। और एक क्या होता था, इनके प्रति दास होते थे, दासी, यानी कि दास प्रथा। तो ये याद रखना। और एक जो जजिया कर चला था उसको समाप्त किया, जजिया कर। तो कई बार ये प्रश्न आ जाते हैं कि अकबर द्वारा तीर्थ कर, दास प्रथा और जजिया कर को क्रम में लगाइए कि सबसे पहले क्या समाप्त किया, फिर क्या समाप्त किया, फिर क्या समाप्त किया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप अच्छे से याद रखें भाई साहब, आपके एग्जाम में काम आने वाली चीजें। तो यहां का जो राइट उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा आपके 1563 में या 1564 में? बताइए भाई फटाफट से। 1563 में, यानी कि तीर्थ नहीं है, पहले दास लिखना है यहां पे, सॉरी। दास और तीर्थ, ठीक है ना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके 1563 में। और अकबर का एक युद्ध भी आपको ध्यान देना, अगर पढ़ा हो तो आपने, जिसे बोलते हम महाराणा प्रताप प्लस में अकबर यानी कि मान सिंह, इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसका नाम आता है 1576 में, और नाम क्या है? हल्दी घाटी।
तो हल्दी घाटी का युद्ध आपको ध्यान देना है। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1576 में। इसमें विजय कौन होता है? मानसिंह, जो अकबर का नवरत्नों में से प्रमुख सेनापति था। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिए गए? निम्नलिखित में से कौन सा शहर बराक नदी के किनारे स्थित है? वेरी गुड दोस्तों, बहुत ही धांसू प्रश्न पूछा है दोस्तों, छोटा प्रश्न नहीं है, बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई साहब। अब ऐसे प्रश्न आप लगाओगे तब पता चलेगा भाई, कंपटीशन इसी को तो बोलते हैं। बताइए भाई फटाफट से। बराक नदी के किनारे बराक 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 नदी। तो याद रखना असम के सिलचर, तो असम का जो सिलचर है वो इसी के किनारे है, असम का सिलचर, असम। और याद रखना दोस्तों, इस सिलचर को इंदिरा गांधी ने शांति द्वीप का नाम दिया, शांति द्वीप का नाम दिया। ये आपको ध्यान देना है असम के अंदर। तो सिलचर शहर आपको ध्यान देना है, वो किस नदी किनारे? बराक नदी के तट पर स्थित है। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा सिलचर, ठीक है ना। डिब्रूगढ़ की अगर बात की जाए दोस्तों, ये किसके किनारे पड़ता है? ये ब्रह्मपुत्र, ये आपको ध्यान देना है। एक छोटा सा प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सर जो उज्जैन शहर है, उज्जैन, तो ये उज्जैन किस नदी के किनारे? उज्जैन, तो याद रखना दोस्तों ये शिप्रा नदी के किनारे पड़ता है, शिप्रा नदी के किनारे। एक शहर आता है ना आपके सामने, जबलपुर, तो जबलपुर किस नदी के किनारे पड़ता है गुरुजी? ये पड़ता है नर्मदा नदी के किनारे। एक शहर आपके सामने आएगा जैसे नासिक शहर किस नदी के किनारे है? तो आपका जवाब क्या रहेगा? गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी। तो गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर है दोस्तों? आपका, हाँ, नासिक। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, फटाफट से बताइए भाई साहब। अगले प्रश्न को देख के बताइए। अब तो वॉइस ठीक आ रही होगी मेरे हिसाब से। हर्षल भाई, वॉइस सही आ रही है क्या? एक बार बताइए कमेंट करके। तवा नदी निम्न में से किस राज्य में बहती है दोस्तों? तवा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में बहती है? हाँ, तवा नदी। याद रखना, तवा नदी दोस्तों नर्मदा की एक सहायक नदी है। जो तवा नदी है दोस्तों, ये नर्मदा की सहायक नदी। तवा नदी ये नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है, सहायक। और ये आपसे बोल दे कि जो तवा बांध बना हुआ है दोस्तों, ये कहां बना हुआ है? तो आपका जवाब क्या रहेगा? मध्य प्रदेश। क्या रहेगा दोस्तों? मध्य प्रदेश। क्या रहेगा भाई साहब? मध्य प्रदेश में ये बांध बना हुआ है। वेरी गुड। और ये एक नदी घाटी परियोजना है, ये एक नदी घाटी परियोजना है। तो नदी घाटी परियोजना, तवा बांध परियोजना आपको ध्यान देना है। नर्मदा की सहायक नदी है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो बांधों से रिलेटेड कई आते हैं, तो एक आपको याद रखना है। एक सबसे बड़ा, ये आपसे बोल देगा भारत का सबसे पहला बहुउद्देशीय बांध कौन सा था? तो दामोदर नदी घाटी बांध, जो आपको झारखंड आपके कौन सी नदी पर? दामोदर नदी पर। जबकि वर्तमान में सबसे बड़ा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो आप बोलोगे भाखड़ा न्यांगल बांध। ये आपको ध्यान देना, बहुउद्देशीय। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्न में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के लिए जाना था? बस ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पूछ रहा है कि सुल्तानपुर नेशनल जो पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पड़ता है? राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार अक्सर आता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि भारत में जो नेशनल पार्क है दोस्तों, नेशनल पार्क, ये कुल 106 है। 106 में से जो सर्वाधिक की अगर बात की जाए दोस्तों, ये सर्वाधिक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, जिनकी नेशनल पार्क की संख्या 11 है। कितनी है दोस्तों? 11। किस राज्य में नेशनल पार्क ज्यादा है? तो आपका जवाब क्या रहेगा? मध्य प्रदेश। अगर प्रश्न आ जाए कि सर जो नेशनल पार्क है ये कौन से राज्य में नहीं है, किस राज्य में नहीं है, तो आपका जवाब रहता है गुरुजी पंजाब में नहीं है। यानी कि कौन से राज्य में राष्ट्रीय उद्यान नहीं पाए जाते? तो आपका जवाब रहेगा पंजाब में। लेकिन किस राज्य में ज्यादा है? तो आपका जवाब रहेगा मध्य प्रदेश में। वहीं पे राष्ट्रीय उद्यान के नाम पूछ लेगा और आपसे बोलेगा ये राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है,
किस जीव के लिए, किस पक्षी के लिए फेमस है? जैसे एक नाम सुना होगा आपने, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कहां पड़ता है? असम में पड़ता है, ठीक ना। एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, उत्तराखंड में पड़ता है, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। एक आ जाएगा आपके सामने सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का जो नेशनल पार्क अभ्यारण्य है दोस्तों, ये हरे कबूतरों के लिए फेमस है, ये राजस्थान में पड़ता है, अलवर में। एक आएगा आपके सामने कालेश्वर और एक सुल्तानपुर। ये दोनों कहां के दोस्तों? तो आपका राइट उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा से रिलेटेड एक बात बता दो मुझे, हरियाणा का जो गठन हुआ था दोस्तों, ये किस वर्ष हुआ था? हरियाणा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? आप देखता हूं कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़ते। हरियाणा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? बताइए भाई फटाफट से, हरियाणा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? आप देखें चैट सेक्शन में कितना आप पढ़ते हो, कितना नहीं पढ़ते। आप पढ़ते तो हो पर कम पढ़ते हो। हरियाणा राज्य का जो गठन हुआ था दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है, 1 नवंबर 1966 में। और इस हरियाणा राज्य की राजधानी का नाम अगर पूछूं तो आपसे, ये तो बता ही दोगे गुरुजी, राजधानी तो कई बार पढ़ी है, पंजाब है, चंडीगढ़ है? गुरुजी चंडीगढ़ है, ये चंडीगढ़। अगर मैं बात करूं इस हरियाणा राज्य का कुल एरिया कितना है, एरिया वर्ग किलोमीटर में, तो बोलो गुरुजी 44,212 वर्ग किलोमीटर में ही, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले के लगभग बराबर है, क्योंकि राजस्थान का जैसलमेर का जिला, उसका एरिया कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर में है। तो कई बार ये भी प्रश्न आता है कि राजस्थान का जैसलमेर हरियाणा के लगभग बराबर ही है, थोड़ा सा छोटा है। अब कहां एक जिला और कहां स्टेट, कहां तुलना कर रहे हो आप? वर्तमान में पूछो हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की है, कांग्रेस की है, किसकी है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करना। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? अलकनंदा और पिंडारी नदी का जो संगम स्थल है, निम्न में से कौन सा है? अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया, क्योंकि ये जो आप पढ़ते हो पंचप्रयाग, आपने सुने होंगे पंचप्रयाग, पंचप्रयाग, और ये सारे के सारे पंचप्रयाग कहां पाए जाते हैं दोस्तों? तो आपका जवाब रहेगा गुरुजी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और हमने बहुत बार सुना है, क्योंकि एक नदी है, इसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी, भागीरथी। और एक नदी है गुरुजी अलकनंदा। इस अलकनंदा के ऊपर ये सारे प्रयाग बने हुए, अलकनंदा। तो अलकनंदा और आपके कौन सी नदी बता रहा है? ये पिंडारी नदी। तो यानी कि ये एक नदी है पिंडारी, पिंडारी। और इस पिंडारी के ऊपर जो आपके प्रयाग बना, उस प्रयाग का नाम पूछ रहा है। यहां पे कौन सा प्रयाग है? यहां पे तो प्रयाग है, उसे हम बोलते हैं देव प्रयाग। क्या बोलते हैं दोस्तों? देव प्रयाग। ये ध्यान देना भाई साहब। पर इस प्रयाग का नाम पूछ रहा हूं, जहां पे अलकनंदा और पिंडार या पिंडारी नदी मिलती है, इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बताइए भाई फटाफट से। हाँ गुरुजी, कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है इसे, कर्ण प्रयाग। हाँ, कई बार ये भी आता है कि पिंडार जो नदी है दोस्तों, इसे कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इस पिंडार नदी को कर्ण गंगा भी बोलते हैं, कर्ण गंगा नदी, पिंडारी नदी को। और इस प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। क्या है दोस्तों? कर्ण प्रयाग। ये आपको ध्यान देना है। यहां एक प्रयाग पड़ता है दोस्तों, जो अलकनंदा और आपके कौन सी है? धौली गंगा, धौली गंगा। ये धौली गंगा जो नदी है और अलकनंदा जहां मिलती है, इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, प्रयाग, ठीक ना। और यहां पे एक नदी आती है जिसका नाम है नंदाकनी, नंदाकनी नदी। और ये दोनों जो मिलते हैं इस प्रयाग को बुलाता है नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग, प्रयाग। और यहां पे एक नदी आती है, इसको बोलते हैं मंदाकिनी, मंदाकिनी। और इस मंदाकिनी और इस वाले प्रयाग का नाम क्या है दोस्तों? मंदाकिनी और आपके अलकनंदा के प्रयाग को क्या बोलते हैं? बता दो। पढ़ते तो बहुत हो आप। ये दे दिया प्रश्न, नंदाकिनी और अलकनंदा के जो संगम का जो प्रयाग है, उस प्रयाग का नाम क्या है? लेकिन इसका जो राइट उत्तर होगा दोस्तों, वो क्या होगा आपके? लेकिन कई बार इतना याद रखना कि सर जो गंगा नदी पड़ती है वो अलकनंदा और भागीरथी के संयुक्त धारा यानी कि देव प्रयाग।
तो देवप्रयाग के बाद में जो नदी चलेगी दोस्तों, ये वाली जो नदी चलेगी, इसका नाम गंगा है। तो ये गंगा कहां पड़ती है? देवप्रयाग में। ये आपको ध्यान देना। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया नेक्स्ट भाई साहब। हाँ, द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? किसको है दोस्तों, बताइए भाई। द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है दोस्तों? दांते की पुस्तक है भाई साहब, ये दांते अलीगिरी, दांते अलीगिरी। लो भाई साहब, ये पुस्तकों के बारे में अच्छे से याद रखना क्योंकि अक्सर एग्जाम में आता है दोस्तों ये। अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि दो अस्पा और सिंह अस्पा डैश व्यवस्था में संबंधित है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये दो अस्पा और दो सिंह अस्पा, ये सारे के सारे क्या है? एक मनसबदारी की प्रणाली है दोस्तों। मनसबदारी की क्या है? प्रणाली। ये सारे टेक्निकल ने आज भाई साहब बहुत हार्ड प्रश्न दे दिया। हाँ, तो ये मनसबदारी की प्रणाली है दोस्तों। इस मनसबदारी को बाद में बदला गया था, याद रखना दोस्तों। इस मनसबदारी प्रथा को बदल के जहांगीर ने ये नाम दिए थे, जहांगीर द्वारा ये नाम दिए गए, नाम दिए। और याद रखना अकबर ने 1575 में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। इसकी क्या की थी दोस्तों? शुरुआत। तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने 1575 में। और अकबर के बेटे जहांगीर ने इस प्रथा को बदल के दो अस्पा और सिंह अप्पा के नाम से इसे जाना गया दोस्तों। ये थोड़ी सी चीजों को समझते चले भाई साहब। मानता हूं हार्ड प्रश्न है, इतने हार्ड प्रश्न आपके कोई सीजीएल थोड़ी निकालना आपको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से उम्मेलित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी शेष 3 की अपेक्षा सुदूर पूर्व में स्थित है? अब ये चोटियां है दोस्तों, ये मान लो कोई हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत है। अब इसके ऊपर ये चोटियां बन गई। अब मान लो ये कोई भी चोटी है XYZ, ये चोटी है, ये चोटी है, ये चोटी है, ये चोटी है। अब इनमें से ये बता रहा है कि सुदूर, यानी कि सुदूर का मतलब यानी कि पूर्व दिशा में, पूर्व की ओर इनमें से कौन सी है? अब ये पूछ रहा है चोटी। जैसे गॉडविन ऑस्टिन। अब गॉडविन ऑस्टिन को ही कहा जाता है K2, क्या बोलते हैं? K2। और जो कंचनजंगा है, त्रिशूल है, माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। इनमें से कौन सी जो चोटी है वो इस पूर्व की ओर स्थित है दोस्तों? इसका नाम बताना आपको। पूर्व की ओर स्थित है दोस्तों, बता दो भाई फटाफट से। पूर्व की ओर स्थित है इनमें से। हाँ, आपने सुना होगा जो कंचनजंगा चोटी है दोस्तों, ये पड़ती है आपके सिक्किम में। कहां पड़ती है? सिक्किम में। ये आपके कंचनजंगा है, कंचनजंगा, ठीक है ना। और ये ध्यान देना दोस्तों, ये आपके माउंट एवरेस्ट, ये आपके त्रिशूल है। ये कौन सी है? त्रिशूल। और जो ये पड़ती है इसका नाम है K2, ये है आपके K2। ये आपके कहां पे भाई साहब? सिक्किम में, ये सिक्किम में। तो सबसे पूर्व में कौन से आ गए? आपके कंचनजंगा। तो ये आपको ध्यान देना, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी। तो कई बार ये भी आता है, ये कंचनजंगा जो चोटी है दोस्तों, इसकी हाइट कितनी है? 85-98 मीटर इसकी हाइट है। और एक बात बताना चाहता हूं, भारत में सबसे ऊंची, भारत में सबसे ऊंची, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा आपको बताना है। भारत की पूछे, भारत की ऊंची, भारत की सबसे ऊंची, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तब आप बोलोगे गॉडविन ऑस्टिन K2, जो पाक अधिकृत स्थित है दोस्तों, यानी कि पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र में पाई जाती है। भारत की बोलोगे, पर भारत में सबसे ऊंची कौन सी बोलोगे आप? कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट की बात करूं, यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे 88-48 मीटर में इसे गिना जाता है। और ये नेपाल में पड़ती है, और नेपाल में इसे ही कहा जाता है दोस्तों सागर माथा। क्या बोलते हैं दोस्तों? सागर माथा। चीजों को अच्छे से पढ़े, याद रखिए। सागर माथा कर लोगे? वेरी गुड, करना पड़ेगा भाई साहब, काम की चीजें हैं ये, ठीक है ना। कोई नाराजगी है तो बता देना भाई साहब। कभी आप मुझसे नाराज हो गए हो तो आप बोलोगे सर आपसे हम नाराज हैं, आप कहां चले गए थे? भाई साहब ऑनलाइन सेटअप कर रहे थे, जगह चेंज करी तो हो जाती थोड़ी सी परेशानी। अगले प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया है? निम्नलिखित विकल्प में उल्लेखित हिमालय की, देखो दोबारा प्रश्न दे दिया, हमारे टेक्निकल कुछ भी कर लेती है।
निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान तिलक, तिलक वह तिलक है जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बोलते। तिलक स्वराज्य निधि का निर्माण किए जाने की घोषणा की थी। अब यानी कि स्वराज्य निधि का निर्माण करने की घोषणा की गई थी दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न फंसने वाला पेपर में। आप भी बोलो गुरुजी कहां से ले आते हो ये सारे प्रश्न, बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो यानी कि स्वराज्य पार्टी, यहां स्वराज्य पार्टी लिख लो आप अगर दिक्कत दे तो स्वराज्य पार्टी का जो संस्थापक था दोस्तों वो कौन था? मोतीलाल नेहरू था या चित्तरंजन दास था दोस्तों? बताइए फटाफट से। तो निम्नलिखित में से तिलक यानी कि स्वराज पार्टी का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई, तो यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन के दौरान, या कांग्रेस का, या लाहौर अधिवेशन, या बंगाल विभाजन, किसके दौरान दोस्तों? हाँ, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पिता। तो कई बार यह भी पूछा जाता है कि तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पिता। और इस राष्ट्रवाद के पिता ने जो आपके स्वराज निधि की जो घोषणा की थी दोस्तों, ये घोषणा की थी आपके असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान। उत्तर संख्या आपके बी राइट रहेगा। असहयोग आंदोलन का जो समय था दोस्तों, कई बार ये भी पूछा जाता है इसका समय क्या था, तो आप बोलोगे सर ये 1920 से लेकर 1922 था। तो भारत में असहयोग आंदोलन का समय क्या रहता है? 1920 से 1922। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत की जाती है दोस्तों, ये गांधी जी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा की जाती है। और असहयोग आंदोलन को जब रोका जाता है, वो किस कांड के कारण रोका जाता है? चोरा चोरी घटना के कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात की जाए, इसकी शुरुआत भी कौन करता है? तो भी आप बोलोगे गांधी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। सर ये 1930 में किया गया। अब कई बार प्रश्न आता है सर कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था? तो आप बोलोगे सर ये 1929 में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। और इसमें ही स्वराज मांग की थी, स्वराज यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। भंग की अगर बात की जाए दोस्तों, ये 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था, जहां पे दिल्ली दरबार दूसरा लगाया गया था। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? आपका जवाब होगा 1905 में, ठीक ना। और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 में। कई बार ये भी प्रश्न आता है। दिल्ली दरबार आपके तीसरा दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। जॉर्ज पंचम और उसकी मैडम मेरी नहीं उसी की मैडम मेरी, ठीक ना, मेरी नहीं उसी की मैडम। कर लोगे चीजों को? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगले प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया? प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पे मनाए जाने वाला बाहुबली महामस्तक का अभिंग महोत्सव नामक उत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान पे मनाया जाता है? ये टेक्निकल टीम भी ना कुछ शब्दों को जोड़ के लिख देती है। अब ये देखो यहां लिख दिया से, ये देख लो महामस्तक अभिंग महोत्सव भारत के किस जगह पे मनाया जाता है? सारनाथ पे, कोसी में, तिरुपति या स्वर्णबेलगोला? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई साहब। आप भी बोलो गुरुजी प्रश्न कहां से उठा लाए? ये तो तोते उड़ा देगा प्रश्न भाई साहब। अब देख लो, हल्के मत लेना भाई साहब। तैयारी ऐसी करो लोग बोले कि कहां से पढ़े थे भाई साहब, बताना राकेश चौधरी सर से पढ़े थे, एक चाणक्य विद्यापीठ से। ये वो प्रश्न है दोस्तों जो कंपटीशन बनाते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ पे बाहुबली की विशाल मूर्ति भी तो पाई जाती है, जैन मूर्ति भी तो है। और आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के जो अंतिम दिन बीते थे यही तो बीते थे। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के, तो चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिन तो अंतिम दिन कहां बीते थे? स्वर्णबेलगोला। और ये स्वर्णबेलगोला कहां पड़ता है दोस्तों? कर्नाटक में। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? स्वर्णबेलगोला। एक आपने सुना होगा गुरुजी, एक 12वें वर्ष की अगर बात की जाए तो एक मेला भरता है, उसको बोलते हैं महाकुंभ। क्या बोलते हैं? महाकुंभ। और एक आपके चौथे वर्ष जो मेला भरता है दोस्तों, उसको बोलते हैं आपके कुंभ। तो ये कई बार ये भी प्रश्न आता है, सर कुंभ व महाकुंभ भारत में कहां भरते हैं? तो आप बताओगे गुरुजी एक तो भरता है नासिक में, एक आपके उज्जैन, एक आपके इलाहाबाद,
और एक आपको ध्यान देना है हरिद्वार। हरिद्वार। तो कई बार ये भी तो प्रश्न आता है कि सर कुंभ व महाकुंभ के मेले भारत के कितनी जगह पे भरते हैं? ये तो आपने बता दिया, जो बाहुबली महामस्तिष्क अभिंग महोत्सव नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आप बताओगे गुरुजी कर्नाटक में, जैनों से संबंधित है ये। लेकिन उसमें कुंभ व महाकुंभ की बात आ जाए तो भारत के 4 स्थानों पर भरता है, जो 2 गंगा नदी के तट पे, एक आपके शिप्रा नदी और एक गोदावरी नदी के तट पे। 12वें वर्ष भरता है उसको महाकुंभ, चौथे वर्ष की अगर बात की जाए तो उसको कुंभ कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया कि सांची के स्तूप में डैश में तोरण या द्वार है जिस पर बुद्ध के जीवन की विधि घटनाओं व जातकों का चित्रण किया गया। अब ये जातक क्या होते हैं दोस्तों? जो पुरानी बातें या कथाएं होती हैं जिनको एक उत्कीर्ण किया जाता है, याददाश्त जानने की जातक होती है, कथाएं होती है दोस्तों। तो ये कह रहा है कि सांची का स्तूप है। अब सांची के स्तूप में कोई तोरण या द्वार है जिस पर बुद्ध के जीवन की विधि घटनाओं व जातकों का चित्रण किया गया। चित्रण यानी कि बताया गया उसके जीवन में किस प्रकार की यानी कि उपलब्धि थी बहुत में बुद्ध की। तो ये चीजें बतानी है आपको। हाँ भाई साहब, बातें कितनी करा लो आपसे, बातें कितनी करा लो आप, बहुत बातें करते हो, बहुत बातें। हाँ, और याद रखना दोस्तों, वर्ष 1989 में यूनेस्को में भी इसको शामिल किया गया। इसके अंदर स्तूप में कितने तोरण होते थे दोस्तों? 4 तोरण। कितने तोरण? 4 तोरण। आपको ध्यान देना है, अच्छा प्रश्न है, 4। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपके 4। और आपने सुने होंगे सर वेद कितने होते हैं? वेद की अगर बात की जाए तो ये भी 4 होते हैं। वेदांग की अगर बात की जाए तो वेदांग कितने होते हैं गुरुजी? ये 6 होते हैं। उपवेद की अगर बात की जाए तो उपवेद भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो कई बार पढ़ा होगा, तो उसी प्रकार आपको ध्यान देना है। सांची के स्तूप में यानी कि जो डैश में यानी कि तोरण या द्वार होते थे वो कितने थे आपके? 4 होते थे, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं को और जातकों को चित्रित किया गया दोस्तों। दूसरी बात, अब ये सांची के स्तूप है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। सांची का स्तूप कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में या यूपी में दोस्तों? अब सांची का स्तूप कहां पड़ता है भाई साहब बताइए? और सांची के स्तूप पर यानी कि कितने रुपए के नोट का चित्र मिलता है? कितने रुपए के नोट का चित्र है दोस्तों? यानी कि सांची का स्तूप यानी कि कितने रुपए के नोट पे ये चित्र बना हुआ है? करे भाई। हाँ, रुचिका चौधरी कहां से है? हाँ, पढ़ ले लाला, यही आएगी पेपर में, और तो कोई आएगा ही नहीं। रुचिका चौधरी आएगी पेपर में। आगे देखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। अभी इतने हार्ड प्रश्न दे रहा है ये टेक्निकल मान पिट के मानेगा क्या? ये प्रश्न इंपोर्टेड है, पर ये इंपोर्टेड है यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, उनके लिए इंपोर्टेड प्रश्न है भाई साहब। चाहता क्या है तू, ये तो बता दे। इन बच्चों को मारना चाहता है क्या? ऐसे ही गला दबा दे, मर जाएंगे। ये इतने हार्ड प्रश्न दे रहा है, पागल मर जाएगा मेरे हाथों से। कुछ भी नहीं है, पिट के मानेंगे। कल मिलेगा टेक्निकल, कल बताऊंगा। हाँ, अल्पसंख्यक भाषकों हेतु जो राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया 21 आर्टिकल में है। वेरी गुड। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल संबंधी जो उपबंध आते हैं ना, राष्ट्रीय आपातकाल, ये तो राष्ट्रीय इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल आपका, ठीक ना। तो राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? अनुच्छेद 350 बी में इसका उल्लेख किया गया। 350 बी में। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग भाई साहब। अब ये राम तो देखो बहुत लेट करते हैं। राम, ये बहुत लेट करते हो भाई साहब। कोई नहीं, इनकी मर्जी है। अब ये देखो, हमारे टेक्निकल टीम ने बहुत शानदार बात बताई है कि कह रहा है कि हमारा एक चाणक्य एप्लीकेशन है, इसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करो। इस प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में जितनी भी आपकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ यहीं मिलेगी दोस्तों। सुन लो मेरी बात, जितनी भी क्लासें होती है, चाहे वो मैथ की, चाहे हिस्ट्री की, चाहे रीजनिंग की, जो भी क्लासें होती है, चाहे मेरी हो, चाहे पुरानी क्लासें हो, कोई भी आपको लेनी है, तो इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए, हमारे पेड बैच को लेने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्ले स्टोर से एक चाणक्य ऐप को डाउनलोड करना है दोस्तों। डाउनलोड करने के बाद में स्पॉन्सर आईडी ये लगानी है, और आपको स्पॉन्सर आईडी ये वाली है दोस्तों, और हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है। कोई भी इशू आता है पीडीएफ के लिए, यहाँ पे एक शब्द लिखा गया बुक एंड नोट्स। इस बुक एंड नोट्स से आप क्लिक करोगे तो आपको टीचर वाइज हर एक टीचर की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, बिल्कुल
फ्री है दोस्तों, कोई भी पेड नहीं है, फ्री है दोस्तों। नेक्स्ट पर्सन को देखिए क्या दिया गया है। मैडम भीका जी कामा ने 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को निम्नलिखित में से किस स्थान पे फहराया था दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और आपने सुना हुआ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो जनक है वो किसे बताया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो जनक है दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है, यानी कि तिरंगा, तिरंगा, तिरंगे का जनक, जनक या जननी, जननी, तो जननी जो कहा जाता है ये किसको बुलाता है, मैडम भीका जी। और मैडम भीका जी ने 1907 में दोस्तों जो आपके पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, वो कहां फहराया था दोस्तों। तो आपका जवाब होगा आपके स्टटगार्ड, ये आपको ध्यान देना, ऑप्शन संख्या ए राइट। और 1907 की घटना याद रखना, क्योंकि 1960 में एक तो होता है गरम और एक होता है नरम। नरम और गरम इन दोनों दलों में क्या पड़ गई थी दोस्तों, दलों में क्या पड़ गई, फूट पड़ गई। यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। तो सूरत अधिवेशन किस वर्ष हुआ था, 1907 में। एक तो ये प्रश्न आपका इंपोर्टेंट बन जाएगा, यहां से ये प्रश्न आपका बहुत इंपोर्टेंट बन जाएगा। अच्छा, अबे कह रहा है, अरे अबे, अबे चेले मांझा, चेला, ये चेला भाई साहब कुछ भी करा के मानेगा। चेला तेरा बनाऊं मोर, पढ़ ले लाला। आगे देखिए क्या कहेगा, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध, हाँ देखिए प्रश्न क्या दिया गया, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, दिए गए विकल्पों में से इसको बताइए। भाई आज ये टेक्निकल ने टीम ने किया क्या, इतने हार्ड हार्ड प्रश्न थोड़ी देने भाई साहब। अरे यूपीएससी थोड़ी निकलवाना है, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, यानी कि कोई आपके जैसे आरएस की हो गई आपके भाई साहब, ठीक ना, और आपके आईएएस की तैयारी हो गई। अब ये तैयारी के प्रश्न है, ये टेक्निकल कहां बैठा है, ये मिलना चाहिए भाई। सुबह 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 आते इसकी क्लास लगाऊंगा, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। मारोगे क्या बच्चों को, ये देखना भाई साहब इतने हार्ड प्रश्न दे दी, क्या करेगा बच्चा। सर जी ऑफलाइन फीस कितनी है सर। सुधीर भाई, सुधीर भाई एक काम कर दो, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दे, व्हाट्सएप मैसेज कर दे सुधीर भाई। उसके लिए 9518806943 पे आज सुधीर मुझे मैसेज कर दे, क्योंकि दोनों अलग अलग है। क्योंकि उस पे एक नॉर्मल बैच भी है, टारगेट बैच भी है दोस्तों। टारगेट बैच की अलग फीस है, नॉर्मल बैच की अलग फीस है दोस्तों। गारंटेड सिलेक्शन बेस, सारा कुछ अलग है। रहना पीना खाना किस वे पर पूछोगे आप, तो लंबी बातें चलेगी। तो आप कोई ना इस नंबर पे सुधीर, सुधीर मेरे चेले मेरे जवान तैयार हो जा, आपकी बात 2023 में सिलेक्शन लेना है। हाँ कोई नहीं सुधीर कर लियो मैसेज। तो क्या दिया गया भाई साहब, विदुर यानी कि विद्रोह चला गया था बुलंदशहर, छोटा नागपुर, पश्चिमी महाराष्ट्र, भारत का दक्षिणी क्षेत्र। बता दो भाई साहब। पश्चिमी महाराष्ट्र में 1822 में सरदार, हाँ सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में चला गया था। आपकी ये 1822 में सरदार चित्तर सिंह के द्वारा नेतृत्व में ये चला गया था पश्चिमी महाराष्ट्र में। ये मत पढ़ना इतना हार्ड प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं, ये दे दिया भाई साहब। आगे क्या करें, हाँ मैंडलिफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। अब आपने देखा हुआ मैंडलिफ की जो आवर्त सारणी है उसमें क्षैतिज इस प्रकार की पंक्तियां दोस्तों, आपको क्या कहा जाता है, अब बता दो। ये पढ़ा हुआ आपने, क्या बोलते हैं इसको, आवर्त या श्रेणीकरण या समूह या आपके उप समूह कहा जाता है, क्या बोलते हैं। मैंडलिफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को निम्न में से क्या कहा जाता है। अब ये इतना बेसिक प्रश्न है, ये चाहता क्या है एग्जामिनर, बढ़िया ही प्रश्न है, टेक्निकल टीम ने बढ़िया चीज बनाई है। बता दो भाई फटाफट से सारे विद्यार्थी, फोड़ डालो प्रश्न को। चैट सेक्शन भाई दूर हो गया, दूर हो गया, दूर हो गया, दूर हो गया। हाँ रूसी रसायन शास्त्र मैंडलिफ तत्वों का वर्गीकरण किया था। बिल्कुल भाई, ये फेसबुक वाले बच्चे बहुत होशियार है। 1869 में इसका निर्माण किया गया और इसे बोला जाता है पीरियोडिक टेबल आपकी, यानी कि आवर्त सारणी। ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
इस आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 118। और उसमें सबसे हल्का तत्व की अगर बात करूं तो दोस्तों कौन सा होता है? हीलियम होता है या हाइड्रोजन होता है? तो सबसे एक नंबर पे जो आता है दोस्तों वो आपके हाइड्रोजन है, दूसरा आपको हीलियम बताना है। आगे देखिए क्या दिए गए, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को स्थानीय स्तर पर रेगुर मृदा कहा जाता है? अब यानी कि लोकल क्षेत्र में उसका नाम क्या है? रेगुर। रेगुर बोल दो, चाहे इसको बोल दो रेगड़, रेगड़, या इसको बोलते हैं रेगर, 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 ये इसको बोला था आपके, ठीक है ना, कपासिए, कपासिए। ये खूब सारे नाम हैं। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चेरीलोजम भी कहा जाता है, चेरीलोजम, चेरीलोजम। हाँ, ये इसे बोलते हैं ब्लैक सोइल, ब्लैक सोइल। अब बता दो कौन सी है भाई साहब? हाँ, काली कपासी मृदा, वन्य मृदा, जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी में आपने दो शब्द सुने होंगे, एक तो होती है खादर, एक होती है बांगर। जो पुरानी मिट्टी है, प्राचीन मिट्टी है, उसे बोलते हैं बांगर। जो नई उपजाऊ मिट्टी है, नई, उसे बोलते हैं खादर। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके कपासीय मृदा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कपासीय मृदा। वेरी गुड भाई साहब, कपासीय मृदा आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। 129। अरे कोई टेंशन नहीं लेने का भाई। अबे भाई, अब की बार सिलेक्शन मैं दिलाऊंगा 2023 में, टेंशन मत ले। बस तुझे अंडर रहना है किसके? राकेश चौधरी, राकेश चौधरी के अंडर में रहना है। और एक हमारे दूसरे प्रिय विद्यार्थी, प्रिय साथी हमारे परवीन, परवीन सर। और एक हमारे दूसरे सहपाठी या हमारे मित्रगण यानी कि बलवंत सर, बलवंत सर। और एक हमारे जो मैडम है, दीक्षा मैडम, पूजा मैडम, कुंडू सर, गगन सर, ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे। तो इन सभी की छत्र छांव में आप जब रहोगे दोस्तों, मजा ही आ जाएगा आपको तैयारी करके। और 2023 में जो आपने सपने देखे हैं वो आपके लिए एक चाणक्य जो हमारा एप्लीकेशन है ये आपको पूरे करवाएगा। तो सभी से बोलता हूँ, निवेदन करता हूँ दोस्तों, एक चाणक्य एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लो, अभी से फायदा है। क्योंकि जितनी भी पीडीएफ है वो सारी की सारी यही मिलने वाली है आपको। स्वाद आ जाएगा। आप भी बोले गुरुजी मजा आ गया, ठीक है, समझ रहा है लाला? तो काली कपासी मिट्टी को ही रेगुड़ या रेगर या कपासी मिट्टी, इसको चेरीलोजम भी कहा जाता है, यानी कि ब्लैक सोइल कहा जाता है। और इसमें जो नमी धारण करने की क्षमता होती है, नमी की धारण करने की जो क्षमता होती है, धारण, ये क्या होती है दोस्तों? ज्यादा होती है। ये आपको ध्यान देना। और इसके लिए जो फसल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, बेस्ट फसल जो बताई जाती है वह आपको याद रखना है कपास। कौन सी दोस्तों? कपास। ये भी आपको ध्यान देना, कपास आपके सब्जियों से रिलेटेड। अब ये काली मिट्टी भारत के किस राज्य में ज्यादा पाई जाती है? आपने ये तो सुना हुआ, दक्कन, दक्कन का पठार जो प्रायद्वीपीय भारत का, जो ये प्रायद्वीपीय भारत है ये। अब ये वाला जो एरिया है ना, इसमें ज्यादा आपके पाई जाती है काली मिट्टी। जैसे महाराष्ट्र हो गया, उत्तरी पश्चिमी आपके कर्नाटक का एरिया हो गया, गुजरात का एरिया हो गया। वैसे थोड़ी हर स्टेट में मिल जाएगी दोस्तों। आप बोलोगे गुरुजी हमारे बणी वाला जो गोचर भूमि का क्षेत्र है वहां पे काली मिट्टी मिलती है, घर वाले खोद के लाते हैं। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया। अगले प्रश्न में बहुत बढ़िया प्रश्न, तेरी बढ़िया प्रश्न, क्या बड़ा प्रश्न दे दिया ये। मायोपिया नामक, वेरी गुड भाई साहब, प्रश्न पेपर में छपेगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी बता रहा हूं, स्टार लगा लो, इसको 10 स्टार दे दो भाई साहब। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक एक नेत्र रोग है। ये तो आपको पता चल गया, ये मायोपिया नामक एक रोग है। और ये किससे संबंधित है दोस्तों? आंख या नेत्र से संबंधित है। गुरुजी बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन यहां पे बात किसकी करेगा? लेंस की बात करेगा, लेंस की। ये लेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के। गुरुजी आपकी बात सही है, लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं और दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण और लेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। और दर्पण में अगर देखा जाए तो एक तो होता है प्लेन मिरर और एक होता है गोलीय। अब गोलीय 2 प्रकार के दर्पण हो जाते हैं और 2 प्रकार के ही क्या हो जाते हैं? लेंस। अब ये कहां पे गुरुजी विज्ञान पढ़ाने लग गए? अब विज्ञान वाली मैडम जो है वो आपको अलग बताएंगे, छोड़ो इसको। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है? मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने हेतु उस व्यक्तियों को किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, वो पूछ रहा है। अब बता दो। संयुक्त लेंस, अब ये देखो नाम कुछ भी डाल सकता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये क्या दे दिया? दिफोकस लेंस। अब भाई कुछ भी लिख सकता है आप। चल चमेली बाजार में, हाँ बड़ा चमेली याद आ रहा है, चमेला घुमा दूंगा तुझे।
बताओ 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 किस लेंस का प्रयोग करेंगे? हाँ, कनकेव लेंस का, कनकेव। तो कनकेव जो लेंस होता है दोस्तों उसे कहा जाता है आपके अवतल या उत्तल? उत्तल ही होता होगा गुरुजी, अवतल होता है क्या? ये लो अवतल गुरुजी, ये गुरुजी ने, विज्ञान वाले गुरुजी ने सपोर्ट किया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद इन गुरुजियों का। हाँ, कॉनकेव लेंस नहीं होता दोस्तों, कॉनकेव लेंस नहीं आएगा मेरे भाई, आपका उत्तर होगा अवतल। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया है? भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प, अब ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये बात करा है सर हमारे संविधान में प्रस्तावना, प्रस्तावना या हम बोलेंगे प्रेम्बल, प्रेम्बल या हम बोलेंगे उद्देशिका, उद्देशिका। प्रेम्बल या उद्देशिका की जो प्रस्तावना दी गई दोस्तों, प्रस्ताव दिया गया, ये प्रस्ताव, ये प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? प्रस्तुत किया, ये बात पूछ रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्यों दोस्तों? क्योंकि इससे प्रश्न बना है। हमारी प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, और उस संशोधन को कब किया गया सर? उसे किया गया 1976 में, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन में किया गया। और इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए गुरुजी, और इन तीनों शब्द का नाम आता है अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ये कब जोड़े गए? 1976 में। बेरूबाड़ी, ठीक है ना, आपने सुना होगा केसवा भारतीय बनाम विवाद के द्वारा 1973 में बोला गया। ये संविधान का एक अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है मूल ढांचे को छोड़कर। और इसकी जो उद्देशिका सबसे पहले दी दोस्तों, वह दी गई थी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो दी थी दोस्तों, ये याद रखना, संविधान सभा में तीसरी बैठक। और ये तीसरी बैठक कब होती है दोस्तों? तो आप बोलोगे गुरुजी 13 दिसंबर को हुई थी 1946 को। और ये जो प्रस्ताव यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया, और इस प्रस्तावना को जो संविधान सभा के लोगों ने पारित किया, ये पारित की डेट आती है 22 जनवरी 1947 को। जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, इसको संविधान सभा के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, इसको पारित कर दिया, और एक संविधान का अभिन्न अंग या इसे हिस्सा बना दिया। किसको? प्रस्तावना को, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रेम्बल। हमारे संविधान की जो उत्पत्ति होती है, हमारे संविधान की जो शुरुआत होती है, वो किससे होती है? प्रेम्बल। हम भारत के लोग हैं, ऐसी लाइन सुनी होगी आपने, तो ये प्रस्तावना है। और इस प्रस्तावना की जो नींव सबसे पहले रखी, वो किसके द्वारा रखी गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों। वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसे भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला क्या बोला जाता है? प्रधानमंत्री। पढ़ते नहीं हो आप, बहुत पिटोगे। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें मेरे भाई। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपका राइट हो गया इसका। और जो नेक्स्ट क्लास है, अब आपको रीजनिंग की क्लास होगी 9:30 पे। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।